आज की कहानी हमें भेजी है पवन कुमार ने उत्तराखंड से। आज से कई साल पहले पवन के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में सोचकर वो आज भी डर जाते हैं। ये कहानी है पवन के बचपन की, जब पवन 12 साल के थे। उनका गांव उत्तराखंड के टिहरी इलाके में था। पवन अपने परिवार के साथ वहीं रहा करते थे। रोज सुबह अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाना और दिन भर मस्ती करना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, एक सुबह पवन के नाना जी पवन के घर पहुंचे। नाना जी को सुबह सुबह अपने घर पर देखकर पवन और बाकी के सभी बच्चे बहुत खुश हुए। हो भी क्यों ना, नाना जी सबके प्यारे जो थे, वो सबसे इतना प्यार जो करते थे। पवन के नाना जी वहाँ के माने हुए पंडित थे और अक्सर वो पूजा पाठ करने आसपास के गांव में जाया करते थे। यही कारण है कि आज नाना जी पवन के घर उन सबको मिलने आए थे। दरअसल पवन के नाना जी को पास के एक गांव में जाना था, जहां उन्हें पूजा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पूजा दोपहर की थी और रास्ते में ही उनकी बेटी का ससुराल था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबका हाल चाल पूछता चलूं। पवन अपने नाना जी के बेहद करीब था। नाना जी भी उसे बेहद प्यार करते थे। पवन के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। पवन ने अपनी माँ से नाना जी के साथ जाने की जिद की, लेकिन माँ ना मानी। परंतु नाना जी के कहने पर उन्होंने बात झट से मान ली और पवन को नाना जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। पवन बहुत खुश हुआ। वो खुशी के मारे अपना सारा सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगा। नाना जी ने पवन को बताया कि वो पहले पास के गांव में जाएंगे, जहां उन्होंने पूजा संपन्न करनी है। उसके बाद वहीं से वो दूसरे रास्ते से पवन को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। पवन आज बहुत खुश था। अपने नाना नानी के घर जाने का उसका हमेशा ही मन रहता था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस बार का सफर वो चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। नाश्ता पानी करके पवन अपने नाना जी के साथ दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ा। नाना जी के साथ पवन उस गांव पहुंचा जहां उन्हें पूजा करनी थी। नाना जी वहां पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। शाम के 5 बजे के आसपास नाना जी फ्री हुए। नाना जी ने पूजा संपन्न कर वहां सबसे विदा ली और पवन के साथ अपने गांव की ओर चल पड़े। नाना जी ने इस बार ऐसा रास्ता लिया था जो उनके गांव जाने के लिए एक तरह का शॉर्टकट था। पहाड़ों में शाम जल्दी ढल जाती है, इसीलिए उन्हें ये रास्ता सही लगा, क्योंकि बाकी रास्ते से उन्हें ज्यादा वक्त लग जाता। पर जो रास्ता नाना जी ने लिया था, उसके बारे में गांव में अलग अलग तरह की बातें होती थीं। कोई कहता वो रास्ता सेफ नहीं है, वहाँ काफी जंगली जानवर घूमते हैं। कोई कहता उन्हें रास्ते में कोई भूत प्रेत मिलता, जो आने जाने वाले लोगों को काफी तंग करता है। जितने मुंह उतनी बातें। असल वजह किसी को नहीं पता थी। उसी रास्ते पर नाना जी पवन को साथ लिए चले जा रहे थे। रास्ते को देखते ही लग रहा था कि यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, क्योंकि रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था और उस पर काफी झाड़ियां भी उगाई थीं। पर फिर भी पगडंडी देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। नाना जी के हाथ में टॉर्च था और पवन से बातें करते करते उस रास्ते पर वो चल रहे थे। शाम ढलने की वजह से रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा था, जिस कारण पवन डर भी रहा था। नाना जी उसका डर समझ गए। उन्होंने पवन से कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पवन ने कहा, नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा। नाना जी ने फिर से कहा, सच बताओ, डर तो तुम्हें लग ही रहा है पवन। तब पवन ने कहा, शाम होने की वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नाना जी ने पवन को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चाहे जो हो जाए, अगर रास्ते में तुम्हें कोई दिख भी जाए या तुम डर भी जाओ तो कुछ बोलना मत। इससे
तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही उसकी तरफ कोई इशारा करना, समझे बेटा। पवन ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब दोनों रास्ते पर चुपचाप चलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पवन को महसूस हुआ जैसे उनके पीछे से किसी और के भी चलने की आहट आ रही हो। वह बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था कि कहीं और कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन जब वह पीछे देखता तो वहां कोई भी न होता। लेकिन फिर थोड़ी देर में उसे फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। वह डर से कुछ बोला नहीं और अपने नाना की तरफ देखने लगा। शायद वो कहना चाह रहा था कि क्या आपको भी आवाज सुनाई दे रही है, पर नाना जी तो अपनी धुन में चल रहे थे। वो इधर उधर कहीं भी नहीं देख रहे थे। धीरे धीरे उन कदमों की आवाज तेज होती मालूम हो रही थी, जैसे किसी भारी भरकम इंसान के चलने की आवाज हो। अब पवन बेहद डर गया। वह बार बार अपने नाना की तरफ देख रहा था और उसके नाना जी शायद कोई मंत्र पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते चल रहे थे। पैरों की आवाज अब इतनी साफ थी कि उसे इस बात पर बिल्कुल शक न रहा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। अब डर के मारे वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसे देख रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे पवन ने अब आगे देखना शुरू किया। वह जल्दी से जल्दी अपने नाना जी के साथ घर पहुंचना चाहता था। वो तेज कदमों के साथ रास्ते पर चल रहा था। कदमों की आवाजें लगातार उसके पीछे सुनाई दे रही थीं। पवन ने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया, लेकिन पवन को यह पता नहीं था कि आगे जो होने वाला था वो उसकी सोच से परे था। थोड़ी देर चलने के बाद अब पवन को महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में चल रहा है। पवन की राइट साइड में तो नाना जी चल रहे थे, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड में भी कोई चल रहा था। पवन ने देखा कि 2 कदम लेफ्ट साइड से उसके साथ साथ चल रहे थे। पवन ने जब ये 2 पैर अपने साथ साथ चलते देखे तो डर से उसकी रूह कांप गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सर उठाकर उस इंसान की शक्ल तक देख सके। उसका दिल लगातार जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद डर से अब उसे चक्कर आने वाले हैं। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और सिर्फ सीधा देखना शुरू कर दिया। तेज तेज कदमों से चलते हुए पवन बस ये प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो घर पहुंचे। पवन डर से थर थर कांपता हुआ अपने नाना जी को बार बार देख रहा था। नाना जी शांत चित्त दिखाई दे रहे थे और लगातार कुछ मंत्र बोलते जा रहे थे। जब पवन ने अपने लेफ्ट साइड देखना ही बंद कर दिया तो थोड़ी देर में उसे लगा जैसे अब उसके लेफ्ट साइड से चलने की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। हिम्मत करके उसने उस तरफ देखा जहां उसे वो कदम दिखाई दिए थे। अब वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और वो सोचने लगा कि कहीं ये सब उसके मन का वहम तो नहीं। अभी पवन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे दिखाई दिया कि कोई आदमी दूर सामने की तरफ से रास्ते में खड़ा है और वो सफेद कपड़ों में है और वो इन्हीं की तरफ देख रहा है। उसने नाना जी की तरफ फिर देखा, पर नाना जी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो पहले की तरह मंत्र बुदबुदाते हुए चले जा रहे थे। पवन को लगा शायद गांव का कोई व्यक्ति वहां होगा और किसी कारण से वहां रुका होगा, पर जैसे जैसे वो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ते चले गए वो व्यक्ति कद में बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। उसकी बढ़ती हुई हाइट को देखकर जल्द ही पवन को ये यकीन हो गया कि सामने दिखने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वह अपना कदम बढ़ाते जा रहे थे वो व्यक्ति कद में
उतना ही बड़ा होता जा रहा था। पवन की अब फिर से डर से हालत खराब हो गई। उसने अपने नाना जी को बताना चाहा कि आगे ना बढ़ें, पर नाना की बताई ना बोलने वाली बात उसे बार बार याद आ जाती और वो कुछ ना बोलता। अब गांव का एरिया भी पास ही था और उससे थोड़ा बाहर ही वो शख्स दिखाई दे रहा था। पल पल पवन पर भारी पड़ रहा था। एक एक कदम जो पवन उठा रहा था उसकी हिम्मत को तोड़ते जा रहा था। अब वो आकृति अपने कद से दुगनी दिखाई दे रही थी। पवन को अब ये यकीन हो गया कि रास्ते में खड़ा वो व्यक्ति इंसान तो नहीं है। पवन के कदम डर के मारे अब वहीं ठहर गए और वो एक जगह रुक गया और एक टक उस आकृति की तरफ देखता रहा। डर के मारे उसके माथे से पसीना टपक रहा था। नाना जी अपनी धुन में चल रहे थे। नाना जी जो पवन से कुछ कदम आगे चल रहे थे, पीछे मुड़कर पवन को देखते रहे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि पवन रुक क्यों गया। वो वापस पवन के पास गए और बोले, रुक क्यों गए हो? सामने ही तो अब गांव है, क्या हुआ तुम्हें? पर पवन डर से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी पवन ने देखा कि अब उस आकृति की जगह एक बड़ा सा सांड वहां खड़ा है। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांड नहीं देखा था। पवन ने देखा कि वो सांड तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। पवन पीछे की तरफ भागना चाह रहा था, लेकिन डर के मारे उसके पांव जमीन में चिपक गए थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब तो सांड दौड़ता हुआ पवन की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे पवन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब पवन की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने नाना नानी के घर पर एक बिस्तर पर पाया। वो हड़बड़ाकर उठा। उसकी नानी जी जो उसके पास बैठी माला फेर रही थी, उसे पुचकारने लगी। नानी जी ने नाना जी को आवाज दी और नाना जी कमरे के भीतर पहुंच गए। उन्होंने पवन को गले से लगा लिया और फिर पूछा कि क्या हुआ। इसके बाद पवन को पता चला कि वो 3 दिन से बेहोश है और उसे तेज बुखार आ रहा है। आज ही उसने आंखें खोली हैं। फिर पवन ने रास्ते में उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में अपने सभी परिवार वालों को बता दिया। उसने नाना जी से पूछा कि क्या आपको ये सब महसूस नहीं हो रहा था? आप भी तो मेरे साथ थे, क्या आपने ये सब नहीं देखा? तो उसके नाना जी ने कहा, बेटा मैं पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए इस तरह की शक्तियाँ मेरे आसपास नहीं आती हैं और ना ही मुझे दिखाई देती हैं। तुम बच्चे हो, इसीलिए उसने अपनी सारी ताकत तुम्हें दिखानी चाहिए। हो ना हो वो रास्ते में कुछ भटकी हुई रूह होगी जो रूप बदल बदल कर तुम्हारे सामने आ रही थी। पर वो किसकी रूह थी और उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो वहां के लोगों को कुछ बताना चाह रही थी या लोगों को डराना उसका मकसद था? इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज भी बचपन की जब ये घटना पवन को याद आती है तो वो सिहर उठता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।